सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है और इसके तहत हम लोग आज क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ा जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक गौरवमयी चरण था। गौरवमयी चरण इसलिए कि अभी तक भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जितने भी आंदोलनकारी आ रहे हैं और वे जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अंग्रेजों से कुछ न कुछ मामलों में समझौता अवश्य था। अर्थात कोई ऐसा चरण जरूर आता था कि चाहे वो नरम दल के सदस्य हों चाहे गरम दल के सदस्य हों। हालांकि गरम दल के सदस्य निश्चित ही निर्भ्रांत रूप से पूर्ण रूप से आंदोलन के प्रति या देश के प्रति सच्चे भक्त थे और हर प्रकार के त्याग तपस्या को करने के लिए तैयार रहते थे गरम दल के लोग। लेकिन कुछ न कुछ हो, जीवन के अंतिम चरण में कहीं न कहीं वो असहयोग से सहयोग की भावना की ओर अग्रसर हो जाते थे। जैसे तिलक पहले असहयोग के समर्थक थे, बाद में अंतिम चरण में वो सहयोग के भी समर्थक हो गए सरकार से। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक ऐसा चरण था जिसमें क्रांतिकारी अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक अंग्रेजों से किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थे। केवल और केवल स्वतंत्रता ही उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य था। अपितु भारत में आजादी के बाद भारतीय शासन संरचना क्या स्वरूप होगा, इसको देने वाले पहली बार इसको विचारधारा को देने वाले कि आजादी के बाद भारत के शासन व्यवस्था का ढांचा कैसा होगा, क्रांतिकारी थे। या आप कह लीजिए भारत में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की कल्पना करने वाले क्रांतिकारी ही थे। अर्थात ऐसा साम्राज्यवाद जिसका सूरज कभी नहीं डूबता है, उसके सूरज को डुबाकर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की कल्पना करने वाले भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के गौरवमयी नायक क्रांतिकारी नेता ही पहले विचारक थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत की शासन व्यवस्था का ढांचा खींचा और समाजवादी राज्य की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत तरीके से भी डील करते हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना था कि ये जैसे गांधी जी के शब्दों में गुबनाह देशभक्त हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना, जैसे अंग्रेजों का कहना था, ये आतंकवादी हैं। बहुत सारे लोग, भारत के बहुत सारी जनता इस बात को भी देखती थी, क्रांतिकारी आते हैं, बहुत सारी घटनाएं करके चले जाते हैं, फिर हमें अंग्रेजों का मार खाना पड़ता। प्रारंभ में क्रांतिकारियों के प्रति समाज में एक गुमराह नवयुवक, एक आतंकवादी नवयुवक की भावना बनी हुई थी। हालांकि क्रांतिकारी अपने देश से के प्रति सच्चा समर्पण रखते थे। उनके मन में जरा सा भी छल कपट और पदीय स्वार्थ की भावना किंचित मात्र नहीं थी। भारत के इतिहास के एक ऐसे सच्चे आंदोलनकारी जिन्होंने देश के आजादी के लिए हर प्रकार का प्रयास किया और ऐसे युवक जो जीवित रहकर बड़े से बड़ा सुख ऐश्वर्य भोग सकते थे, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश की आजादी के लिए। ऐसे घर से आए जहां उनके माता पिता को कोई संभालने वाला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मां भारती को आजाद कराने के लिए ये रणबांकुरे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। क्या आतंकवादी देश की आजादी के लिए लड़ सकता है? अगर आज आतंकवादियों का चरित्र चित्रण किया जाए तो क्या कोई क्रांतिकारी भरे हुए
लोगों से भरे हुए बस को बम से उड़ा देता है? क्या कोई क्रांतिकारी हवाई जहाज को बम लगाकर उड़ा देता है? क्या कोई क्रांतिकारी मशीन गन लेकर हजारों लोगों को मार सकता है? कैसे एक क्रांतिकारी की तुलना आतंकवादी से की जा सकती थी? यदि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर दृष्टिपात किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि दमनकारी सत्ता के प्रतीक को ही, यानी सत्ता के दमनकारी प्रतीक को ही क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतारा। ये उनके रणनीति का, ये उनके आंदोलन का एक स्ट्रेटजी था, ताकि ब्रिटिश सरकार ये न समझे कि हम भारतवासी हाथों में चूड़ियां पहनकर नपुंसक बन गए। आइए क्रांतिकारी आंदोलन को हम विभिन्न चरणों में देखते हैं कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरण में गठित होता है। पहला प्रथम चरण है और दूसरा द्वितीय चरण है, जो लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से होता है शुरू। लेकिन भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जो पहली घटना हुई वो 1897 में हुई। 1897 में भारत के महान गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में प्लेग के बारे में, जो प्लेग उस समय पूना में फैला था, उसके बारे में एक लेख छापा और उस प्लेग के दौरान जो शोषण अंग्रेज अधिकारी हम भारतीयों की कर रहे थे, इसकी कथा और व्यथा उन्होंने उसमें लिखा। चूंकि उसका कारण यह था कि जब प्लेग फैला हुआ था पूना में उस समय, तो उस प्लेग की जांच करने के बहाने अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी भारतीयों के घरों में घुसते थे और बहु बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे। अपने इसी कथा और व्यथा को केसरी में लोकमान्य तिलक ने छापा और कहा कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल खां की हत्या, एक आताताई की हत्या करके कोई गलत कार्य नहीं किया, उसी प्रकार इन अंग्रेज आताताइयों को मारना भी किसी प्रकार का पाप नहीं होगा। तिलक के इस लेख को पढ़कर चापेकर बंधु दामोदर चापेकर के शहरी चापेकर काफी उत्तेजित हो गए। उन्होंने इस घटना से वाकया से उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे बहु बेटियों के साथ ऐसा किया जा रहा है, और उन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। भारत के इतिहास की यह पहली क्रांतिकारी घटना थी और इसको उभारने का श्रेय भी लोकमान्य तिलक को ही जाता है। इसके बाद तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का एक क्रम प्रारंभ हो गया। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर वीटी सावरकर ने एक अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, और माना जाता है कि यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित प्रारूप मिलना प्रारंभ हो गया। 1907 में बंगाल में अनुशीलन समिति एक बहुत नामी क्रांतिकारी संगठन थी, जिसको पी मित्र ने स्थापित किया था, और वरिंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त बाद में इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े चेहरा के रूप में या क्रांतिकारी आंदोलन के बड़े चेहरा के रूप में आए। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त। इसके बाद 1909 में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना घटी, जिसमें एक दुष्ट जज को मारने, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका उसके बग्गी पर, लेकिन संजोग से वह बच गया, कोई दूसरा मर गया। चाकी ने तो खुद को गोली मार दी और खुदीराम बोस को फांसी हो गया। भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़े वो खुदीराम बोस थे। गीता लेकर हाथ पर, वो माना जाता है कि वो फांसी के तख्ते पर झूल गए। भारत का सर्वाधिक युवा क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि कोई अपने देश से इतना प्रेम कर सकता है? जो उम्र खेलने खाने की है, उस उम्र में देश को आजाद करने का जज्बा,
अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का, अपना प्राण न्यौछावर करने का जज्बा? क्या ये दुनिया में जो भी क्रांतिकारी हुए, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ था सत्ता प्राप्त करना। चाहे वो रूस की क्रांति हुई हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हुई हो, चाहे चीन की क्रांति हुई हो, कहीं भी रिवॉल्यूशन हुआ हो, हर क्रांति का अंतिम उद्देश्य था सत्ता की प्राप्ति। और आप ध्यान से देखेंगे तो हर क्रांति के जो नेतृत्व करता थे, वो क्रांति के सफल होने के बाद उन्होंने सत्ता प्राप्त किया। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी दुनिया के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके मन में सत्ता का जरा सा भी लालच नाम मात्र का नहीं था। निश्चय ही उनकी देशभक्ति कल्पना से परे है। दुर्भाग्य है हमारे इस देश का, जितना मान और सम्मान इन क्रांतिकारियों को मिलना चाहिए उतना उन्हें मिला नहीं। इस देश का दुर्भाग्य था कि आजादी के 50 साल तक ऐसी सत्ता की स्थापना हुई जिसने इन क्रांतिकारियों को दोयम दर्जे का आंदोलनकारी साबित कर दिया। लेकिन हम भारतीय युवाओं के मन में इन क्रांतिकारियों के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रही, और निश्चय ही आने वाले दिनों में इन क्रांतिकारियों को स्थान मिल भी चुका है और मिल जाएगा। 1915 में एक बड़ी क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने की रणनीति बनी और करतार सिंह साराभा, जो माना जाता है कि गदर आंदोलन के नेता थे, उनको भारत भेजा गया और तय किया गया कि 1915 में अंग्रेजों के विरुद्ध समस्त उत्तर भारत में एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जाएगा, एक ऐसा विद्रोह किया जाएगा ताकि भारत से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाए। लेकिन भारतीय भूमि चूंकि वीरों से तो खाली नहीं है, लेकिन गद्दारों से भी भरी पड़ी है। मुखबिरी हो गई और इस क्रांति का पता चल गया और यह आंदोलन फेल कर गया। करतार सिंह साराभा पकड़े गए। अंग्रेजों ने यह भी कहा कि आप अंग्रेजों के मुखबिर बन जाइए, अंग्रेजों के समर्थक बन जाइए, आपको छोड़ दिया जाएगा। करतार सिंह साराभा इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्हें फांसी दे दी गई। आपको जान के आश्चर्य होगा, आगे आने वाले दिनों में भारत के महानतम क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह इन्हीं करतार सिंह साराभा को अपना आदर्श मानते थे। भगत सिंह ने कहा था कि अगर एक करतार सिंह साराभा का बलिदान एक भगत सिंह को पैदा कर सकता है, तो एक भगत सिंह का बलिदान सैकड़ों भगत सिंह पैदा कर सकता है। अब आंदोलन का पहला चरण 1915 आते आते खत्म हो गया। इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। आंदोलन बिखर गया। दूसरी बात है, आंदोलन में धन की कमी आ गई। आंदोलन का चेहरा बहुत स्पष्ट नहीं था। केवल देशभक्ति भावना से भरपूर होकर क्रांतिकारी जगह जगह क्रांतिकारी घटना को अंजाम देते थे, और आर्थिक समस्या ने निश्चय इस आंदोलन को तोड़ दिया और उसके लिए क्रांतिकारी लूटपाट करने के लिए तैयार भी नहीं थे। अब आता है आंदोलन का दूसरा चरण, और यह चरण प्रारंभ होता है महात्मा गांधी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन को रोक देना। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ। 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने, उस समय जब असहयोग आंदोलन चरम पर पहुंचा हुआ था, उस समय उन्होंने अचानक ही चौरी चौरा कांड को ध्यान कारण मानते हुए इस आंदोलन को बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन में उन समस्त भारतीय युवाओं ने भी भाग लिया था जो किसी समय क्रांतिकारी आंदोलन की ओर अग्रसर होने वाले थे या हो चुके थे, लेकिन उनको लगा कि गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं, निश्चय ही 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का इन्होंने जो घोषणा किया है, हो सकता है इससे ही भारत को वो मिल जाए जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग क्रांतिकारी और अग्रसर होने की क्या आवश्यकता है, हम इसी आंदोलन में गांधी जी के लग जाए। और वे लग गए। लेकिन अचानक गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने से युवा हक्का बक्का रह गए और उनका इस प्रकार के आंदोलन से बिल्कुल मन ही टूट गया और उन्होंने तय किया अब इस दमनकारी सत्ता को बल के माध्यम से ही भारत से हटाया जाएगा। और यही कारण है
ये समस्त नवयुवक क्रांतिकारी आंदोलन की ओर अग्रसर हो गए। प्रथम चरण का आंदोलन जहां से छूट गया था, फिर वहीं से शुरू करने का इन्होंने कार्य प्रारंभ किया और यह प्रारंभ हुआ 1924। 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सान्याल और तमाम क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सभा किया और तय किया कि अगर अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रमबद्ध आंदोलन, एक संगठित आंदोलन, एक प्रबल आंदोलन चलाना है, क्रांतिकारी आंदोलन चलाना है, तो उसके लिए एक संगठन होना चाहिए, एक मजबूत संगठन हो जाए जिसके बैनर के तले हम अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर सके। यही कारण है यहां पर एक संगठन का, कानपुर के इस सम्मेलन में एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह संगठन बनाया गया और तय किया गया कि इसी संगठन के तले हम समस्त क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम देंगे। यानी अभी तक उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जहां अलग अलग क्रांतिकारी अपने क्रांतिकारी घटना को अंजाम दे रहे थे, अब सब इस बैनर के तले आ गए। लेकिन तय हुआ कि भाई आंदोलन को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता है, धन आएगा कहां से? यही कारण है कि समस्त क्रांतिकारियों ने इसके लिए अंग्रेजी खजाना लूटने का एक योजना बनाया और तय किया गया कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी में रेलवे का खजाना लूटा जाएगा। और वह दिन आ गया 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेजों के एक रेलगाड़ी को लूटा गया जिसमें ब्रिटिश खजाना जा रहा था। सहारनपुर मार्ग पर, लखनऊ सहारनपुर मार्ग पर इस खजाना को लूटा गया और इस खजाना के काकोरी नामक स्टेशन पर, इसीलिए यह कांड जो है इतिहास में काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है, 9 अगस्त 1925 को। हालांकि अंग्रेजों के इस खजाना के लूट से क्रांतिकारियों को बहुत कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि असल खजाना तो अंग्रेजों ने सीट के नीचे रखा हुआ था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब काकोरी कांड में रेलवे का ये खजाना, जब ये रेलगाड़ी लूटी जा रही थी तो बगल से एक रेलगाड़ी निकली, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई अंग्रेजों की कि रुक के क्रांतिकारियों के इस लूट अंजाम को रोका जा सके। लेकिन इसके बाद जब अंग्रेजों को इसके बारे में पता चला तो निश्चय ही दुनिया का सबसे साम्राज्यवादी उपनिवेशी साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था हिल गया। ये अंग्रेजों के मुंह पर सीधा एक तमाचा था युवा क्रांतिकारियों द्वारा इस काकोरी कांड को अंजाम दिया जाना। अंग्रेज बिल्कुल बिलबिला उठे, चारों ओर खोजा गया। कुछ लोग कहते हैं वहां किसी का जूता मिला, कुछ लोग कहते हैं वहां रुमाल मिल गया रामप्रसाद बिस्मिल का। अब ये तमाम प्रकार की कथाएं वर्णित हैं और उससे पहचान हो गई कि इलाहाबाद में रहने वाले ये युवा जो उत्तर भारत प्रदेश के हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने अंजाम दिया। काफी युवा क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, इन 4 लोगों को काकोरी कांड के तहत फांसी की सजा दी गई। एक प्रकार से जो क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था, वो अचानक से फिर बिखरने लगा, क्योंकि इसके बड़े बड़े नेता, चाहे वो रामप्रसाद बिस्मिल हो, चाहे अशफाक उल्ला खां हो, चाहे ठाकुर रोशन सिंह हो, चाहे राजेंद्र लाहिड़ी हो, ये लोग पकड़ लिए गए, इनको फांसी की सजा हो गई, मृत्युदंड हो गया। एक समय ऐसा लगा कि पुनः जो है यह आंदोलन बिखर जाएगा। लेकिन इस आंदोलन, इस काकोरी कांड का जो महानायक थे
चंद्रशेखर आजाद वो पकड़े नहीं गए थे। शायद आजाद का मतलब ही था कि न ही जीवन में कहीं पकड़े गए हैं और न पकड़े जाएंगे। आजाद का ये वही था, जीवन भर जब तक जीऊंगा आजाद ही रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने पुनः एक बार संगठन को और संगठित करने का प्रयत्न किया और उसी समय इस संगठन में, हालांकि पहले ही सम्मिलित हो चुके थे और कुछ काम के लिए अपने घर जा चुके थे, और उसी समय इस आंदोलन में एक नए युवक क्रांतिकारी का प्रवेश हुआ जिनका नाम था सरदार भगत सिंह। हालांकि सरदार भगत सिंह पहले ही आ चुके थे इस आंदोलन में, कुछ काम के लिए वो अपने घर चले गए थे और काकोरी कांड में वो सम्मिलित नहीं हो सके थे। अब तमाम प्रकार की बातें इसमें वर्णित है, ठीक है। सरदार भगत सिंह अब तक के आए समस्त क्रांतिकारियों में कुछ अलग ही सपना लेकर आए थे और वे समाजवाद से भी बड़े प्रभावित थे। यही कारण है कि सरदार भगत सिंह के प्रभाव में आकर माना जाता है कि पुनः एक बार संगठन को और मजबूत करने के लिए 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों का पुनः एक सम्मेलन हुआ, जहां इस संगठन का नाम बदलकर कर दिया गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और यह तय किया गया कि आजादी के बाद भारत एक समाजवादी राज्य होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उस समय एक घटना घट गई कैबिनेट में, उस समय एक घटना घट गई। साइमन कमीशन भारत आने वाला था और साइमन कमीशन, चूंकि साइमन कमीशन के जितने सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, इसीलिए भारत में उस साइमन कमीशन के विरुद्ध जिसके सदस्य केवल अंग्रेज थे, भारतीयों को उसके लायक नहीं समझा गया। जगह जगह उसके विरुद्ध विद्रोह हो गया। साइमन कमीशन जहां जाता था साइमन गो बैक का नारा लगता था। क्रांतिकारी भी इसमें सम्मिलित थे। लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे, भारत के महानतम गरम दल के नेता। लेकिन उस समय लाठीचार्ज हो गया लाहौर में विरोध करते समय, और इसी लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय को इतना चोट लगा कि उससे घायल होने के बाद वो शहीद हो गए। अब इस चूंकि अन्य जो कांग्रेसी नेता थे वो तो उसके लिए मान रहे थे, भाई अंग्रेज मारे, ठीक है, हो गया, लेकिन उसके लिए वो बदला लेने को तैयार थे, कानूनी प्रक्रिया भले कर सकते थे। लेकिन भारत के युवा क्रांतिकारी इसके लिए तैयार नहीं थे। सरदार भगत सिंह का कहना था, लाखों लोगों के चहेते नेता को मार देना एक सिपाही द्वारा हत्या एक राष्ट्रीय अपमान था और इसका बदला लेना हम युवा क्रांतिकारियों का परम कर्तव्य था। यही कारण है 19 दिसंबर 1928 को युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन समस्त ने मिलकर पुलिस उप कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी। हालांकि तय हुआ था स्कॉट को मारने का, जो कप्तान था, लेकिन सैंडर्स भी इसमें शामिल था। चूंकि जयगोपाल को पहचानने में गलती हो गई और स्कॉट के जगह सैंडर्स मारा गया। हालांकि दोनों ही उस समय मौजूद थे। सैंडर्स की हत्या एक बार पुनः अंग्रेजी साम्राज्य के मुंह पर एक तमाचा था। युवा क्रांतिकारियों द्वारा एक बड़े पुलिस अधिकारी की हत्या बहुत बड़ी बात थी। बाद में कहा जाता है कि सभी क्रांतिकारी पकड़े गए केवल चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर, और इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला और सभी क्रांतिकारियों को फांसी हो गई। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी। क्या क्रांतिकारी आंदोलन केवल बम और पिस्तौल की राजनीति थी? क्या क्रांतिकारी आंदोलन विरोधियों की हत्या करने का ही एकमात्र माध्यम था? क्या क्रांतिकारी आंदोलन अंग्रेजों में भय पैदा करना था? बिल्कुल नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, क्रांतिकारी अपने आप में
एक ऐसे युवा नेता थे जो एक भारत के नए स्वरूप का स्वप्न देख रहे थे, और इनमें भगत सिंह जैसे बड़े परम विद्वान भी सम्मिलित थे। ऐसे युवा, हालांकि उम्र बहुत कम हुआ करता था, लेकिन इनकी कल्पना भारत के बड़े बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानियों से बढ़कर थी। इसी में क्रांतिकारियों में महानतम क्रांतिकारी थे सरदार भगत सिंह। 1907 में पंजाब के बंगा गांव में इनके बारे में कुछ जान लिया जाए। 2007 के आईएएस के एग्जाम में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन में भगत सिंह के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए आया था, और जैसे ही क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द इसमें शामिल हुआ, संघ लोक सेवा आयोग के विरुद्ध पूरा आंदोलन हो गया। बाद में आयोग को क्षमा मांगना पड़ा। हम भगत सिंह के माध्यम से यही दिखाने जा रहे हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन और आतंकवाद में जमीन आसमान का अंतर है, और यह बात आपको भगत सिंह के चरित्र चित्रण से पूरा दिख जाएगा। इसलिए मैं 2007 के आईएएस के एग्जाम का पूरा जो मेंस का क्वेश्चन है वो पूरा आपको बताने जा रहा हूं। 1907 में पंजाब के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ। सरदार किशन सिंह पिता थे इनके, और माता विद्यावती, और महान क्रांतिकारी अजीत सिंह जो पंजाब में उस समय क्रांतिकारी आंदोलन के बहुत बड़ा चेहरा थे। सरदार अजीत सिंह के ये भतीजे थे। इनका शिक्षा दीक्षा लाहौर में बहुत तेजी से होता रहा। इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया, और ग्रेजुएशन के बाद ये क्रांतिकारी आंदोलन की ओर अग्रसर हो गए। 1926 में यह भी माना जाता है कि इन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की, और 1928 में HSRA जो भी मैंने आपको बताया उसके भी गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। सरदार भगत सिंह कैसे इस स्तर तक पहुंचे ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ 23 वर्ष के युवा को बहुत कुछ करने का अवसर नहीं था। तो क्या भगत सिंह ने स्वयं कहा था कि मैं जो करना चाहता हूं उसका 1000वां हिस्सा भी मैं नहीं कर चुका हूं, अभी नहीं कर पाया हूं। तो फिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से भगत सिंह हम भारतीयों के बीच इतने प्रसिद्ध हुए, हम भारतीयों के बीच स्वाभिमान के और आदर्श और त्याग तपस्या बलिदान के प्रतीक बन गए? इसका मूल कारण था उनका वैचारिक आंदोलन। भगत सिंह केवल बम और पिस्तौल की राजनीति के वाहक नहीं थे, अपितु क्रांति की विचारधारा के वाहक थे। आइए उनके कुछ विचारों को जाना जाए। भगत सिंह का प्रसिद्ध स्टेटमेंट था, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आता है। क्रांति की तलवार में धार बम और पिस्तौल और तोप से नहीं आता है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक यानी विचार के पत्थर पर रगड़ने से आता है। क्या किसी आतंकवादी का यह विचार हो सकता है? जब क्रांतिकारियों को अदालत में आतंकवादी कहकर संबोधित किया गया तो भगत सिंह ने कहा कि यदि हम आतंकवादी हैं तो एक जज भी आतंकवादी, अगर हम आतंकवादी हैं या हत्यारे हैं तो एक जज भी हत्यारा होगा। क्यों? क्योंकि वह भी मृत्युदंड की सजा देता है। अर्थात यदि अपने उद्देश्य को साधना अगर आतंकवाद है तो निश्चय ही हम आतंकवादी नहीं हैं। क्यों नहीं आतंकवादी हैं? यदि उद्देश्य शुभ ना हो तो एक जज भी हत्यारा होगा। क्यों? क्योंकि वह भी मृत्युदंड की सजा देता है। लेकिन हमारा उद्देश्य भी शुभ है और वह है देश की आजादी। तो इस प्रकार मृत्यु का दंड देने वाला जज अगर हत्यारा नहीं है क्योंकि उसका उद्देश्य शुभ है न्याय करना, उसी प्रकार हमारा उद्देश्य भी शुभ है देश को आजाद कराना। इसलिए हम आतंकवादी नहीं अपितु क्रांतिकारी। ये जवाब दिया था उन्होंने कोर्ट में। भगत सिंह केवल
देश की आजादी के लिए नहीं थे, बल्कि भारत के मजदूर और किसानों के लिए भी प्रबल आंदोलन चलाने वाले नेता थे। उन्होंने कहा था, भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने स्वार्थ के लिए जनता के परिश्रम का गलत इस्तेमाल करेंगे। अब ये अलग की बात है कि अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शोषक अंग्रेज हैं या भारतीय हैं। यानी कि भगत सिंह के विचारधारा में आज भी संघर्ष चलना चाहिए, क्योंकि आज भी शोषक जो हैं भारत के गरीब, बेरोजगार और मजदूर जनता के श्रम का शोषण कर रहे हैं। भगत सिंह का यह भी मानना था कि व्यापक जन आंदोलन से ही क्रांति लाई जा सकती है, अर्थात जनता ही जनता के लिए क्रांति कर सकती है। भगत सिंह के ये विचार क्रांतिकारी आंदोलन के मूल रूप आधार थे। हालांकि जब क्रांतिकारियों के विरुद्ध आतंकवादी शब्द जुड़ गया, क्रांतिकारियों के विरुद्ध गुमराह युवक शब्द जुड़ गया, तो चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम लिखा, बम का दर्शन लिखा, ताकि क्रांतिकारियों का सही चेहरा जनता के सामने लाया जा सके। फिर ऐसा क्या था कि क्रांतिकारियों के मन में इतना शुभ विचार था, इतना शुभ उद्देश्य था, इतनी अच्छी भावना थी, देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने का जज्बा था, इसके बावजूद उनके ऊपर गलत लेबल लग गया था। कैसे लेबल उतरा? निश्चय इसकी कहानी सरदार भगत सिंह तक जाती है। 1928 में HSRA का गठन हुआ, जिसमें सरदार भगत सिंह प्रमुख योगदान करता थे, और सरदार भगत सिंह ने 19 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लिया। प्रमुख उसके वो थे, नेता थे इसमें भाग लेने वाले, क्योंकि उनको लाला लाजपत राय की हत्या का बदला भी लेना था। इसके बाद यह भी प्रश्न उठा कि भाई अपने विचारधारा से जनता को परिचित कैसे कराया जाए, क्योंकि जो क्रांतिकारियों का दायरा था वो कोई कांग्रेसियों की तरह वो अलग खोल तो पहनकर बैठे नहीं थे कि जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, कुछ दिन जेल जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ये सब घटना तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार सबसे ज्यादा क्रांतिकारी, वो कहते थे भाई गांधीवादी बनो, क्रांतिकारी मत बनो। अंग्रेज सबसे ज्यादा क्रांतिकारियों से डरते थे, क्योंकि उन्होंने रूस की क्रांति